एवरीवन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्रोतः शारीर। ये हमारे रचना शारीर जो सब्जेक्ट है दैट इज़ एनाटमी। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। इससे क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्टली चीज़ें आती हैं और एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि स्रोतः होता क्या है। तो सबसे पहले जो है दैट इज़ जो लिखा है श्रवणात् स्रोतांसी। श्रवणात् स्रोतांसी जो है इसकी निरुक्ति बताई गई है। लाइक जो स्रोतः है वो वर्ड ड्राइव कैसे हुआ है, दैट इज़ अ निरुक्ति। तो यहाँ पे बताया गया श्रवणात् स्रोतांसी। अब डेफिनेशन के बारे में हम बात करें कि स्रोतः होता क्या है, तो हम बात करते हैं शरीर के वे सभी भाग जहाँ से श्रावण गति क्रिया होती वे हमारे स्रोतः कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे आर्टरीज होती, वेन्स होती, उनके अंदर जो इंटरनली ब्लड का मूवमेंट, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस भी तरीके से जो मूवमेंट उनके इंटरनली हो रहा है दैट इज़ अ श्रवण। गति की जो क्रिया हो रही है उसको चीज़ को जो है हम स्रोतः बोल रहे हैं। जिससे स्राव निकलता है वह स्रोतः है। स्राव दैट इज़ अ ठीक है। तो स्रोतः शब्द का अर्थ अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें कि स्रोतः होता कैसा है, तो स्रोतः शब्द का अर्थ एक मिट्टी के घड़े मटके के उदाहरण से समझा जा सकता है। जिस प्रकार घड़े के अंदर से पानी रीस कर बाहर निकलता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में सेल के अंदर पदार्थों की श्रवण क्रिया होती है। लाइक अगर अभी जो इस समर्स का टाइम चल रहा है तो तुम लोग को पता होगा कि अपन मटका रखते हैं तो मटके में से हमेशा जो है पानी रीस के बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे से पोरस या फिर छोटे छोटे से समथिंग होल टाइप के होते हैं। तो उसी चीज़ से जो है हमारा पानी रीस कर बाहर ऊज आउट होता है। उसी तरह हमारे जो स्रोतः होते हैं वो भी, उनके अंदर भी सेम चीज़ होती है। अगर हम देखें हमारे एक्सटर्नली मटके का एग्जांपल लेके, तो सेम जो प्रोसेस है वो हमारी स्रोतः के अंदर भी होती है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जिस प्रकार हमारी अंगुली को सुई द्वारा चुभाने से रक्त बाहर निकलता है, क्योंकि रक्त असंख्य छोटे छोटे छिद्रों में बटा हुआ होता है, ना कि एक नदी रिवर की तरह बहता है जैसे कि सिनाओं के अंदर बहता है। ठीक है, तो हमने फिंगर जब हम प्रिक करते हैं तो हमारा ब्लड भी निकलता है ना, ऊज आउट होता है। उसी तरह से जो है ये हमारी स्रोतः भी होता है कि जिसमें से स्राव निकल रहा है, वो स्रोतः है हमारा। आगे चल के हम देखते हैं और डेफिनेशन स्रोतः के बारे में। जो रिक्त रचना शरीर में किसी वस्तु की देशांतर में पहुंचाने के लिए वहन करती वह स्रोतः कहलाती है। इसको अगर हम मॉडर्न से समझें, मान लो एक कोई सी भी आर्टरी है, तो वो आर्टरी के अंदर जो है हमारा ब्लड रहता है ना, तो यही समझो कि ये हमारा स्रोतः है। और स्रोतः के अंदर तो ये होलो ऑर्गन हुआ। मान लो कि आर्टरी हुई, तो आर्टरी होलो होती तभी तो वो ब्लड को कैरी करती है ना। तो उसी चीज़ को मॉडर्न से हम कंपेयर करके समझ सकते हैं कि जो भी रिक्त रचनाएं हैं शरीर में किसी भी वस्तु को, लाइक वो हो सकता है ब्लड हो या फिर वो अदर कुछ कंस्टिट्यूट भी हो हमारे केमिकल कंस्टिट्यूट बॉडी के, उसको भी वो ट्रैवल कराती है, उससे कैरी करके वो चीज़ भी हमारी जो है स्रोतः कहलाती है। पुरुष में जितने ही मूर्तिमान दृश्यमान वाले भाव विशेष वस्तु हैं, उतने ही इस पुरुष में स्रोतः के प्रकार भेद बताए गए हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन भी तुम लोग अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है स्रोतः परिणाम प्राप्त धातुओं को अन्यत्र ले जाने के लिए वहन करने वाले होते हैं। ठीक है, तो तुम लोग को आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि अपनी सप्त धातु होती हैं। तो वही चीज़ है कि सप्त धातु होती, तो वो सप्त धातु को कैरी करता है स्रोतः, उनका भी ट्रैवल करा रहा है स्रोतः, उनको कैरी कर रहा है, उनका वहन करा रहा है। तो ये जो है स्रोतः की डेफिनेशन में आता है। शरीर में खाए हुए आहार से जो अन्न रस बनता है, उसी से क्रमशः शरीर की धातु उत्पन्न होती है। तुम लोगों ने क्रिया शरीर के अंदर धातु का निर्माण पड़ा होगा, तो तुमको पता होगा कि जो भी हम अन्न को जो फूड इंटेक करा है, उस फूड इंटेक से सबसे पहले हमारा जो है अन्न रस बनता है। ठीक है, आहार रस बनता है। उसके बाद आहार रस से हमारी रस धातु बनती है, और सभी धातुओं के बाद जो हमारा रस, रक्त, मांस, जिस सीक्वेंस में धातु बताई गई है उसी सीक्वेंस में फिर नेक्स्ट धातु बनती जाती है। तो यहाँ पे भी वही बात बोल रहे हैं आचार्य कि आहार रस से जो अन्न रस बनता है उसी से क्रमशः शरीर की धातुएं उत्पन्न होती हैं। अतः रस से उत्तरोत्तर बाद वाली जो भी धातु बनती है उसको वहन करने वाले सूक्ष्म गति सूक्ष्म मार्गों को ही स्रोतः कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं या फाइन होते हैं, सूक्ष्म तो तुम समझ सकते हो।
अतः शरीर में धातुएं जहाँ जहाँ होती हैं वहाँ ये सारे स्रोतस अवश्य होते हैं। तो इस डेफिनेशन से भी तुमको क्लियर हो गया कि स्रोतस होता क्या है, हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर आचार्य सुश्रुत आते हैं। उन्होंने कहा है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार सिरा और धमनियों को छोड़कर किसी मूलभूत छिद्रों से देह शरीर के भीतर फैली जो भी वहन करने वाली प्रणाली विशेष है उसे स्रोतस बोलते हैं। हमारे जो आचार्य सुश्रुत है वो ये बोलते हैं कि जो सिरा होती है और जो धमनियाँ होती, अच्छा आयुर्वेद में धमनियों को आर्टरी से कंपेयर किया गया है और जो सिरा होती है उसको वेन से कंपेयर किया गया है। तो आचार्य सुश्रुत यही बोलते हैं कि जो सिरा और धमनी इन दोनों चीज़ों को छोड़ के और जो दूसरी चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर धातुओं को या फिर अन्य किसी वस्तु को जो है वहन कराती हैं उनको स्रोतस बोल रहे हैं हमारे आचार्य सुश्रुत। दूसरा पॉइंट ये है कि आकाश महाभूत के प्रधानता वाले अर्थात अंदर से अवकाश युक्त उन दृश्य या अदृश्य शरीर अवयवों को स्रोतस कहते हैं। अब तुमको लाइक आयुर्वेद की स्टार्टिंग में या बिगनिंग में बेसिक पता होगा कि हमारे पंच महाभूत होते हैं, तो ये भी पता होगा कि पंच महाभूत हैं। तो पंच महाभूत के अंदर जो भी अवकाश युक्त खाली चीज़ होती है वो आकाश महाभूत प्रदान होती है। अब क्योंकि स्रोतस हमारे खाली हैं, अंदर से होलो हैं, तो उसके अंदर डेफिनेटली आकाश महाभूत प्रदान रहेंगे। तो यहाँ पे जो है यही चीज़ के बारे में बताया गया है कि जो आकाश महाभूत प्रदान होते हैं वो हमारे स्रोतस होते हैं। जो उत्तरोत्तर परिवर्तनशील धातुओं, दोषों, मलों, अन्न, जल, शब्दादि विषयमन इत्यादि का अभिवहन करते हैं, अर्थात इन्हें शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाते हैं। इस श्रवण गति के कारण इन्हें स्रोतस बोलते हैं। क्यों इन्हें स्रोतस बोलते हैं, क्या क्या डेफिनेशन है, हम लोग सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्वरूप की कि हमारे स्रोतस का स्वरूप कैसे होता है। मेक श्योर तुम लोगों को डेफिनेशन और निरुक्ति क्लियर होगी, श्रवणार्थ श्रोतांशी की स्रोतस क्या होता है, एग्जाम्पल भी क्लियर होगा। हम आगे की तरफ मूव करते हैं। स्वरूप, जिस धातु के जो स्रोतस होते हैं वे उस धातु के समान वर्ण वाले। तो यहाँ पे आचार्य ये बोल रहे हैं कि स्रोतस का अब हमको कैसे पता पड़ेगा कि उनका स्वरूप कैसा है, कि वो स्रोतस कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया आचार्य, जिस धातु लाइक जो हमारी सप्त धातु हुई, वो अगर कोई सी धातु है तो उस धातु के समान वर्ण वाला, कि वो धातु कैसी है, रक्त धातु है तो मेक श्योर कि उसके अंदर जो है जल महाभूत प्रधान वाले होंगी वो, और लिक्विड स्टेट के अंदर होगी वो, और लिक्विड स्टेट दैट इज़ अ द्रव स्टेट के अंदर होगी, लाल वर्ण की होगी। तो आचार्य यही बोल रहे हैं कि जिस धातु का जो स्रोतस है वहाँ उस धातु के समान वर्ण वाला, गोल भी हो सकता है, मोटे, सूक्ष्म आकृति दैट इज़ अ शेप में, लंबी लता के समान होते हैं, अर्थात लताएं जो है चारों तरफ फैलकर अपनी शाखाओं प्रशाखाओं से व्याप्त रहती हैं। उसी प्रकार स्रोतस भी अपनी शाखा एवं प्रशाखा से सारे शरीर में व्याप्त रहता है। तो तुम लोग अब समझ आ गया होगा कि जो हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्रोतस बताए हैं तो उनका बेसिक स्वरूप क्या होता है। आगे की तरफ हम मूव करते हैं। स्रोतस की उत्पत्ति एवं भौतिक संगठन की हम बात करें तो स्रोतस की उत्पत्ति में आकाश महाभूत प्रमुख है। अभी तुमको बताया कि हमारा स्रोतस जो है वो हॉलो होता है। कैसा होता है, वो हॉलो होता है इंटरनली। अब जो भी चीज़ हॉलो होगी इंटरनली तो उसके अंदर ऑब्वियसली आकाश महाभूत तो प्रदान हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, सृष्टि की उत्पत्ति में कारण महाभूत होने वाले एकादि भौतिक सिद्धांत के अनुसार स्रोतस या विविक्त अव्यय पंच महाभूतों से बने हैं। कारण महाभूत तो तुम लोगों को समझ आया होगा कि पदार्थ में भी पढ़ा होगा, कार्य महाभूत और कारण, ठीक है। तो जितने भी जो कारणभूत हैं, जो हमारे जो आकाश है, वायु है, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके अंदर यही चीज़ बोलेगा कि हमारी सृष्टि के अंदर जितनी भी जो एंटायर वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं उन्होंने, वो सभी जो है पंचभौतिक संगठन से कहीं ना कहीं इन्हीं के संयोग से मिलके बनी है ना। तो आचार्य यहाँ पे सेम चीज़ बोल रहे हैं कि पंच महाभूतों से बने हैं और उनकी उत्पत्ति के समय आकाश महाभूत क्या दिखता है। लाइक हम बात करें अगर पार्टिकुलर टेबल की अगर हम बात कर लें तो टेबल क्या है, सॉलिड पार्ट है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पृथ्वी महाभूत प्रधान होगा। या फिर अगर हम बात करें कोई सा भी फ्रूट जूस ले लो, लाइक मैंगो ले लो, तो अगर तुम उसको पियोगे तो ठीक है, तो उसके अंदर रस महाभूत है या जो जल महाभूत है
तो वही तो प्रधान होगा ना। तो यहाँ पे आचार्य यही चीज़ बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पांचों महाभूत के कॉम्बिनेशन से चीज़ तो बनी है, पर उन पांचों में भी पार्टिकुलर एक महाभूत की प्रधानता से वो उसी के स्वरूप का होता है, तो वो उसका भौतिक संगठन कहलाएगा। लाइक यहाँ पे आकाश महाभूत की प्रधानता है, कहीं ना कहीं दूसरे महाभूत भी तो होंगे ना, बट प्रधान कौन है? आकाश महाभूत है। इसलिए स्रोतस का संगठन आकाश प्रमुख तथा अन्य पृथ्वी, आप, तेज, वायु और ये सब गौण है। गौण दैट इज़ आ प्रधान, और जो डोमिनेंट नहीं है उसको गौण बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ जो मैंने ऊपर समझी वही चीज़ यहाँ पे लाइन में लिखी है। देन यहाँ पे पर्याय बताए गए हैं हमारे स्रोतस के क्या क्या पर्याय होते हैं, तो आप लोग भी ये चीज़ें पढ़ सकते हो कि स्रोतांशी होता है सिरा, धमनी, रसायन, रसवाहिनियाँ, नाड़ियाँ, पंथान, मार्ग, शरीर छिद्राणि, संवृत, स्थानानि, आशय, निकेतय और अलग चीज़ें। तो ये सारे जो है पर्याय हैं आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ मोर इम्पॉर्टेंट। अब हम चलते हैं हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, स्रोतस की संख्या। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग स्रोतस की संख्या 13 बताई गई है। कितनी बताई गई है? इट्स 13। किसने? आचार्य चरक ने स्रोतस की संख्या 13 बताई गई है। देन आचार्य सुश्रुत आते हैं। आचार्य सुश्रुत ने जो है कितनी बताई है? आचार्य सुश्रुत ने स्रोतस की संख्या जो है 11 बताई गई है, बट 11 पेयर में बताई गई है। अगर हम 11 को पेयर कर देंगे, सारे स्रोतस को पेयर करेंगे तो वो 22 हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। किस आचार्य ने पेयर के अंदर स्रोतस की संख्या बताई है? आचार्य सुश्रुत ने। और आचार्य चरक ने स्रोतस की संख्या 13 बताई है। आगे की तरफ हम मूव करते हैं कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार बहिमुख स्रोतस की संख्या 9 होती है पुरुषों में और 12 होती है स्त्रियों में। बहिमुख जो एक्सटर्नल होते हैं, बहिमुख जो एक्सटर्नल स्रोतस होते हैं उनकी संख्या 9 होती है पुरुषों में और स्त्रियों में 12 होती। कैसे होती हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किस चीज़ की? स्रोतस के भेद और प्रकार। तो आचार्य चरक के अनुसार 13 बताए गए हैं। तुम लोग को अपन ने अभी ऊपर बात करी थी 13 बताए गए। कौन कौन से 13 बताए गए? तो ये 13 हैं। इसको सीक्वेंस में याद करना। प्राण, उदक, अन्न, रस, रुधिर। रुधिर का मतलब जो है रक्त होता है, जो रक्त का पर्याय रुधिर है। मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरीश, स्वेद। अब तुम लोगों ने एक चीज़ पे नोटिस करा कि रस से लेके जो हमारे शुक्र तक है ये तो हमारे सप्त धातु वाले स्रोतस हो गए, और मूत्र, पुरीश, स्वेद ये तीनों तो हमारे मल हो गए। तो ये तो बहुत ईजी हो गया कि हमारे पास 13 स्रोतस जो आचार्य चरक ने बताए थे उनमें से 7 तो धातु के ही नाम है और 3 मलों के नाम है। अब ये 3 क्या चीज़ है? तो ये 3 जो है एक प्राण व स्रोतस होता है। लाइक तुम लोगों को वायु के 5 भेद भी पढ़े होंगे जिसमें प्राण वायु होती है, ऐसे एक प्राण व स्रोतस होता है, एक उदक व स्रोतस होता है। उदक जो है वो जल का पर्याय बताया गया है, और एक अन्न व स्रोतस होता है जो जनरली हमारे GIT से रिलेटेड होता है। अब हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो आचार्य सुश्रुत ने जो है 11 भेद बताए। तुमको बात करी थी ना कि 11 पेयर के अंदर बताया आचार्य सुश्रुत ने, तो 11 भेद बताए। प्रत्येक 2-2 स्रोतस होते हैं जो कि पेयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब वो कौन से 11 स्रोतस हो उनकी हम बात करते हैं। प्राणवा, अन्नवा, उदकवा, और ये 3 स्रोतस तो वही स्रोतस जो आचार्य चरक ने भी स्टार्टिंग के बताए थे। फिर इसमें चेंजेस क्या है? इसमें चेंजेस देखो यहाँ पे आएगा। रस, रक्त, मांस, मेद, ठीक है। कितने हुए ये? 4 सप्त धातु में से 4 धातु हो गई। उसके बाद वाली धातुओं को आचार्य सुश्रुत ने काउंट नहीं करा है। उसके बाद है हमारा मूत्र, पुरीश, शुक्र है और आर्तव है, तो आचार्य चरक ने जो है जो 3 हमारे मल होते हैं उसमें से श्वेत को नहीं काउंट करा है और एक नया आर्तव स्रोतस जो है ऐड करा है। तो ये तुम लोग को लर्न करने पड़ेंगे कि कौन कौन से स्रोतस किस आचार्य ने माने हैं और उनकी संख्या कितनी है। अब हम बात करते हैं आचार्य वाग्भट के अनुसार। आचार्य वाग्भट ने जो है 2 भेदों के अंदर इसको विभाजित कर दिया है। कितने भेदों के अंदर? 2 भेद के अंदर स्रोतस को विभाजित कर दिया।
कि कौन कौन से दो भेद हुए, एक हुआ हमारा दृश्य और एक हुआ हमारा अदृश्य। दृश्य जो हमारा देखा हुआ है, तो हम किस चीज़ को देख सकते हैं, जो हमारे एक्सटर्नली प्रेजेंट है बॉडी के, तो उसको हम बोलेंगे बाह्य स्रोतज। और जो हम आभ्यंतर है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है इंटरनली, उसको हम बोलेंगे आभ्यंतर। तो इनकी डेफिनेशन में भी यही चीज़ बताई गई है कि चर्म चक्षु जो हमारी आँखों से हम देख सकते हैं, जो हमारी नॉर्मल है, जिसके अंदर हम कोई भी माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं कर रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप, नॉर्मल हम हमारी आँखों से देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं दृश्य या फिर बाह्य स्रोतस। ठीक है। उनकी संख्या कितनी होती है, पुरुषों के अंदर 9 होती है और स्त्रियों के अंदर जो है 12 होती है। 9 + 3 कितना हो गया, 12 हो गया ये। ठीक है। अब आते हैं हम आभ्यंतर पे, जो हमारे इंटरनली प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम हमारी चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देते हैं। लाइक हमारी नेक डाई से हम उसको नहीं देख सकते, हमको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। जिनका अस्तित्व कर्म द्वारा स्पष्ट किया जाता है, जो हमारे इंटरनल वाले स्रोतस होते हैं ना, अब हम देख तो सकते नहीं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो इसीलिए बताया गया जिनका अस्तित्व कर्मों के द्वारा, लाइक वो जो भी कार्य कर रहे हैं या उनका जो भी फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस पे डिपेंड कर रही है ये चीज़, कि वो जो भी फंक्शन करेंगे उन पे डिपेंड करेगा। आभ्यंतर स्रोतसों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। जो आचार्य चरक ने माने थे ये वही होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने जो बहिर्मुख, जो एक्सटर्नल वाले स्रोतस होते हैं ना, वो 9 कौन से बताए हैं और 12 कौन से बताए स्त्रियों के अंदर, तो वही हम बात करते हैं। श्रवण, नयन, वदन, घ्राण, गुद, मेंड्रानी, 9 स्रोतांसी नराम बहिमुखानी। ठीक है। तो श्रवण का अर्थ तुमको पता ही है कि कान होता है, कानों से श्रवणांद्रियाँ होती हैं हमारी, कानों से हम हमारे सुनते हैं। नयन, आँख से हम देखते हैं। वदन, मुंह, जिसको संस्कृत में हम, ये सब संस्कृत में लिखा है जैसे श्लोक। घ्राण, नाक, नाक से हम सूंघते हैं। गुदा इज़ अ एनल पार्ट। मेंड्रानी, जो कि इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल का, जिसको हम संस्कृत में मेंड्रानी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब तुमको पता है, कान 2 होते हैं, आँख 2 होती है, मुख 1 होता है। नासा, नासा को 2 क्यों लिया, यहाँ पे नासा का अर्थ जो है एक्सटर्नल, नोस्ट्रिल की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है ना, उससे लिया गया है यहाँ पे 2। गुदा 1 होता है, मेंड्रानी भी 1 होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल ये कितने हो गए, 9 हो गए, जो कि हमारे आचार्य सुश्रुत ने बताया था। नेक्स्ट चीज़ है हमारी 12। स्त्रियों में 12 कैसे होते हैं, तो 9 तो वही हो गए जो अभी हमने पहले बात करी थी, अब 3 नए कौन से ऐड हो गए। तो 9 में 2 जो है वो आर्तवा, रजोवा स्रोतस, जो कि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल से कंपेयर किया गया है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 वो पार्ट हो गए। 2 जो है वो स्तन हो गए, जो फीमेल के ब्रेस्ट होते हैं, दैट इज़ 2 उनको लिया गया है। और 1 जो है फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको लिया गया है, दैट इज़ 3। तो 9 + 3 दैट इज़ 12। तो फीमेल के अंदर इनकी संख्या 12 होती है और मेल के अंदर इनकी संख्या 9 होती है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट टॉपिक, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लो इस पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लिखने के लिए भी आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि कौन से स्रोतस का मूल स्थान कौन सा है, किस आचार्य ने बताया है। तो इसी चीज़ को हम बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा प्राणवा स्रोतस। प्राणवा स्रोतस आचार्य चरक के अनुसार उनका मूल स्थान है हृदय और महास्रोतस, पर आचार्य सुश्रुत ने उसका मूल स्थान जो है हृदय और रसवाहिनी धमनियाँ बताए। यही एक्सेप्शन है रसवाहिनी धमनियाँ और महास्रोतस, कि कौन सा आचार्य ने महास्रोतस बोला है, कौन सा आचार्य ने रसवाहिनी धमनियाँ बोला है। नेक्स्ट पे स्रोतस पे चलते हैं हम, उदकवा स्रोतस। उदकवा स्रोतस आचार्य चरक के अनुसार तालु और क्लोम, और सुश्रुत के अनुसार भी तालु और क्लोम, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है। नेक्स्ट स्रोतस हमारा अन्यवा स्रोतस। अन्यवा स्रोतस के मूल स्थान है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग आमाशय और वामपाशव। वामपाशव किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, हमारी जो एनाटमी के अंदर जिसको हम एक्सियल पार्ट कंसीडर करते हैं, दैट इज़ अ वामपाशव होता है। आचार्य सुश्रुत ने जो है आमाशय और अन्य वाहिनी धमनियों को गिना है मूल के अंदर। रसवा स्रोतस की बात करें, रसवा स्रोतस में हृदय और 10 धमनियाँ आ गई है, हृदय और रसवाहिनी धमनियाँ, ये एक्सेप्शन है जिसे लर्न करना पड़ता है।
रक्त व स्रोतस की बात करें तो यकृत और प्लीहा, यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लो कि यहाँ पे रक्त की बात हो रही है, ब्लड की, और यहाँ पे यकृत दैट इज़ अ लिवर एंड प्लीहा दैट इज़ अ स्प्लीन। तो थोड़ा तुम कॉमन सेंस लगा के भी समझ सकते हो कि हमारा लीवर है जो आरबीसी बनाता है, जो स्प्लीन है जो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, तो तुम यहाँ पे थोड़ा रिलेट कर सकते हो रक्त व स्रोतस को। हमारे आचार्य सुश्रुत ने जो है यकृत और प्लीहा को तो माना है, पर रक्तवाहिनी धमनियों को भी माना है आचार्य सुश्रुत ने। नेक्स्ट स्रोतस है हमारा मांस व स्रोतस। मांस व स्रोतस के मूल स्थान है स्नायु और त्वक। इन्होंने भी स्नायु और त्वक को स्वीकार किया है, पर रक्तवाहिनी धमनियों को भी इन्होंने माना है। नेक्स्ट स्रोतस है हमारा मेदो व स्रोतस। मेद फैट से कंपेयर कर रहे हैं, जिसको आचार्य चरक ने क्या बताया, वृक्को और वपावहन। जिसको नहीं पता है वृक्को का मतलब होता है किडनी, और वपावहन का मतलब होता है ओमेंटम, जो कि स्टमक के पूरे ऑल अराउंड पेरिटोनियम रहती है ना, दैट इज़ अ वपावहन। तो यहाँ पे भी अगेन तुम थोड़े से कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो कि किडनी हमारा कैसे ऑर्गन है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली फैट तो प्रेजेंट रह गई क्योंकि बहुत ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन है वो। और वपावहन पेरिटोनियम से भी तुम समझ सकते हो फैट वहाँ पे होगा। आचार्य सुश्रुत ने जो है वृक्क को तो स्वीकार किया है, पर इन्होंने कटी माना है वपावहन की जगह। जिनको कटी नहीं पता उनको बता दें, कटी जो है वो कमर के लिए यूज़ करते हैं हम वर्ड। नेक्स्ट हमारा अस्थि व स्रोतस। अस्थि व स्रोतस का मूल स्थान आचार्य चरक ने मेद दैट इज़ अ फैट और जंगन दैट इज़ अ थाई को माना है। आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है। यही चीज़ याद रखनी कि आचार्य सुश्रुत ने कौन से स्रोतस नहीं माना है। जब उन्होंने अस्थि व स्रोतस ही नहीं माना है तो उसका मूल स्थान भी नहीं होगा ना। नेक्स्ट स्रोतस है हमारा मज्जा व स्रोतस। मज्जा व स्रोतस का मूल स्थान है अस्थि और संधि। यहाँ पे भी तुम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो कि मज्जा दैट इज़ अ बोन मेरो। अब बोन मेरो बोन के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा ना, तो ऑब्वियसली अस्थि तो होगा ही वहाँ पे उसका मूल स्थान। नेक्स्ट चीज़ जो है संधियाँ भी हैं, क्योंकि जब दो बोन मिलेंगी तभी तो संधि का यूज़ होगा ना, वहीं पे संधि प्रेजेंट रहेगी दैट इज़ अ जॉइंट। तो यहाँ पे भी तुम थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो। अगर आचार्य सुश्रुत ने एक्सेप्ट नहीं करा है इस चीज़ को। दैन शुक्र व स्रोतस की हम बात करें, शुक्र व स्रोतस का आचार्य चरक ने मूल स्थान वृषण और शोफमुतेंद्रिय बताया है, जो कि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से इन्होंने रिलेट किया गया है। शुक्र के वृषण टेस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने भी वृषण, लेकिन इन्होंने स्तन को यूज़ करा है, स्तनों को आचार्य सुश्रुत ने। ये एक्सेप्शन है जिसको तुम्हें याद रखना है। हो सकता है तुम लोग थोड़े कंफ्यूज हो यहाँ पे। नेक्स्ट स्रोतस जो है हमारा वो है मूत्र व स्रोतस। मूत्र व स्रोतस वस्ती और वंक्षण से रिलेट किया गया। अगेन यहाँ पे तुम कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो कि मूत्र व स्रोतस यूरिन की बात हो रही तो वस्ती की तो बात होगी ही। वस्ती दैट इज़ अ यूरिनरी ब्लैडर। एंड वंक्षण प्रदेश जो कि हमारा पैल्विक से लिया गया है, वंक्षण प्रदेश। नेक्स्ट वस्ती और मेंढ्र आचार्य सुश्रुत ने स्वीकार किया गया। अगले स्रोतस की हम बात करें वो है हमारा पुरीश्व स्रोतस। पुरीश्व स्रोतस का मूल स्थान आचार्य चरक ने जो है पक्वाशय और स्थूल गुद को स्वीकार किया है। तुम लोगों को यहाँ पे अगेन कॉमन सेंस की बात है। पुरीश्व स्रोतस की बात हो रही, फीसेस की बात हो रही। फीसेस कब बनेंगे, जब हमारा खाना जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पक्वाशय क्या होता है, एवरीवन नो। स्थूल गुद जो है लार्ज इंटेस्टाइन को बताया गया है। तो अगेन यहाँ पे कॉमन सेंस वाली चीज़ है। पक्वाशय और गुद को लिया है यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने। स्वेद व स्रोतस की हम बात करें तो स्वेद व स्रोतस का मूल स्थान आचार्य चरक ने मेद दैट इज़ अ फेट और लोमकूप जो हमारे फाइन हेयर्स उसके अंदर जो छिद्र होते हैं दैट इज़ अ लोमकूप माना है। अगेन आचार्य सुश्रुत ने इसका मूल स्थान नहीं बताया क्योंकि उन्होंने इस स्रोतस को स्वीकार नहीं किया है। आर्तव स्रोतस सबको पता है, आचार्य चरक ने तो नहीं बताया। आचार्य चरक के 13 स्रोतस हो गए, फिर किन ने बताया था, आचार्य सुश्रुत ने बताया था। उसमें गर्भाशय और आर्तवाहिनी धमनिया को उन्होंने मूल स्थान बताया था। तो होपफुली तुम लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा स्रोतस शारीर की, स्रोतस की निरुक्ति क्या है, परिभाषा क्या है विथ एग्जाम्पल, किस आचार्य ने कितने स्रोतस बताएं और उनके मूल स्थान क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तुम लोग अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी के चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, फिर मिलते हैं।